everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to start up with the we have already completed a lot of topics covering physical property of metals. We have already done a lot of subtopics, right? So here we come up with high melting point and boiling point of metal. So this is basically a subtopic of physical properties of metal, right? In my previous video we have done till ductility and malleability, but now it's time to learn about melting point and boiling point. So my question arises, why does it happen so? ऐसा क्यों होता है कि metals के अंदर high melting point और boiling point होता है? Basically जो metals होते हैं ना, ये इनके अंदर जो electrons होते हैं या कुछ भी होता है, इनके जो अंदर matter के अंदर atoms होते हैं, जो एटम्स होते हैं जब हम इनको बॉईल करें या मेल्ट करेंगे वो कोलाइड करते हैं, वो टुगेदर हो जाते हैं, दे विल स्टिक टुगेदर, राइट, दे विल जॉइन टुगेदर. उससे क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स क्रिएट होती है. इसी की वजह से इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स लिखे हैं, टंगस्टन, सीशियम, गैलियम एंड मर्क्यूरी. इनके हम ना वो करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं. तो टंगस्टन का होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, सीशियम का होता है 28 डिग्री सेल्सियस, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस. मर्क्यूरी को हम रूम टेम्परेचर पे डिक्लेयर करेंगे अभी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी हम अगर इसको अपने पाम पे रखेंगे तो इट इज ऑब्वियसली इन लिक्विड स्टेट, तो इट विल ऑलवेज बी इन मेल्टेड फॉर्म. ये मेल्टेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है. मतलब जो ये तीन मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? एक्चुअली द डिफरेंस हियर इज दैट कि टंगस्टन का इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सीशियम का इतना लो है, गैलियम का इतना लो है. ऐसा मतलब क्या इसमें क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि जो सीशियम और गैलियम वंस रीच्ड टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है 28 डिग्री और 30 डिग्री, तो हमारे एरियाज में क्या होता है, गर्मियों में बहुत कॉमन होता है. तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाते होंगे बहुत, जब भी इनका अगर 28 डिग्री और 30 डिग्री से ऊपर भी चला जाएगा तब भी ये मेल्ट कर ही जाएंगे, राइट. क्योंकि इसका अगर एक पीक है, यहाँ पे पीक है और यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो कवर हो ही जाएगी. तो इसका मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी मेल्ट हो गए. अब बचा टंगस्टन. टंगस्टन की पीक होगी यहाँ पे. अगर यहाँ पे पीक है टंगस्टन की तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गेट मेल्ट, क्योंकि वहां तक हमें पहुंचने के लिए उसको हमें टेम्परेचर भी राइज करना पड़ेगा, राइट. तो इसी वजह से टंगस्टन जो है वो फिलामेंट्स में यूज करते हैं टू मेक द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब्स, ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करे, हीट एनर्जी रिलीज होती है तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं करता. इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेटल विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. हाईएस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, कि इस चीज़ को अगर मेल्ट करना है तो हमें उस पीक पर पहुंचकर फिर इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं तो, ठीक है. जो बाकी के हैं, जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उसका मतलब होता है कि अगर हम इसका इतना टेम्परेचर कर दें तो ये मेल्ट हो जाएगा. मतलब जल्दी कौन सा मेल्ट होगा? ऑब्वियसली लो मेल्टिंग पॉइंट. और बहुत टाइम कौन लेगा? टंगस्टन. इसीलिए उसे फिलामेंट्स में भी यूज करते हैं. तो हमने यहाँ पे यूसेज भी पढ़ लिया टंगस्टन का, और हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में इसका भी हमें क्लियर हो गया कि ये ऐसा क्यों होता है. अब आगे हम 3-4 टॉपिक्स हैं इसके, 2-3 हैं, तो मैं उनको बोर्ड डिवाइड करके आज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट लिटिल बिट, क्योंकि सारे टॉपिक जो है इसके इंटरकनेक्टेड है. तो ये जो 3 है ये भी काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड ही है. मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ. इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी एंड हीट. मैं स्टार्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से, फिर सोनोरिटी पे, ठीक है. एंड एक और प्रॉपर्टी है इनकी, एलॉयज, जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगी बिकॉज इट्स जस्ट 1 or 2-3 लाइन्स इट इज, ठीक है. 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास, एलॉयज, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी एंड हीट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से. तो इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं. व्हाई आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे मूव करती है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, राइट.
तो जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या हो जाएंगे, ये गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। इसमें आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले आएगा हमारे पास सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। ये कुछ हैं इनमें से, ये कुछ मेटल्स हैं जो ऐसे ही आप करोगे ए सी ए ए। ये जो मेटल्स है, सबसे पहले सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन सिल्वर को हम यूज क्यों नहीं करते घरों की सीलिंग्स वगैरह में, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वायर के लिए हम सिल्वर यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और आजकल तो बहुत सारी हमारे हम न्यूज़ देखते हैं तो कितनी सारी थेफ्ट हो रही है, यहाँ पे रॉबरीज हो रही हैं। तो उसका मेन रीज़न भी क्या है, क्योंकि आजकल कॉपर की वायर्स भी लोग निकाल कर लेके बेच रहे हैं। तो सिल्वर के लगाएंगे तो दे विल बी इन प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो हमें थोड़ा सा इसमें हमें एक स्मार्ट वर्क करना होता है, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं। तो सिल्वर के बाद सेकेंड लीड कौन आएगा, कॉपर। सो कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लीडिंग आफ्टर सिल्वर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक, इसके अंदर दो चीजें और हैं कि सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेड, पीबी लेड का केमिकल फॉर्मूला होता है पीबी, ठीक है। मतलब सिंबल होता है ओके। इसके अंदर लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मर्क्यूरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पीबी लेड और एक मर्क्यूरी Hg, ये बोथ जो है ये दोनों पुअरेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए। अब इसके अंदर हमने कंडक्टिविटी वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसका मतलब क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो मूवमेंट होगी उसकी जो कंडक्शन होगी मेटल्स के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह देते हैं। तो सबसे पुअरेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी लेड की और मर्क्यूरी की, राइट। और जो सबसे बेस्ट होगी किसकी होगी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर और कॉपर की, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं सोनोरिटी पे। यहाँ पे मैं अलॉय लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे सोनोरिटी पे। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, सोनोरिटी का अगर आपने चैप्टर 8 क्लास 8 में पढ़ा होगा तो आपको इसका फुल फ्लैश चैप्टर था साउंड, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था सोनोरस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन सोनोरस ऑब्जेक्ट्स। सोनोरस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम कुछ भी करें तो उसमें से आवाज आए, राइट। और नॉन सोनोरस होते हैं अगर हम उनमें कुछ भी थ्रो करें, स्मैश करें, कुछ भी करें उसमें से आवाज ना आए। तो सोनोरस होता क्या है, सोनोरिटी होता क्या है। The property of metals of being sonorous is known as sonorousness or sonoricity. So metals can produce a specific sound on striking with any other object, so they are sonorous. इसका और कोई भी ये नहीं है कि ऐसा sonorous क्यों है, as such कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। बट इसका इतना ही हमें याद रखना है कि मेटल सोनोरस क्यों, क्योंकि जब भी हम उसके साथ कोई भी चीज़ को स्मैश करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई आवाज़ आएगी। दैट इज़ वाई मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है। तो इसकी सोनोरिटी की वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, अब जैसे हमारे स्कूल बेल्स होती हैं तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिकल बेल होता है जिसके ऊपर एक मेटल का कर्वेचर लगा होता है। तो जब भी मेटल के ऊपर कोई भी चीज़ स्ट्राइक करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस साउंड। इसी एक और बेस्ट एग्जांपल है कि आप ओल्ड रेलवे स्टेशन की बेल्स देखोगे तो उसमें भी आपको जो है मेटल्स मिलेंगे। मेटल्स जब भी मेटल से स्ट्राइक करेंगे या किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद हमने सोनोरिटी कर लिया, हीट कर लिया, नाउ वी आर ऑन alloys. Now what are basically alloy होते क्या है? Alloy is a kind of mixture of more than two kinds of, or it can be two or more than two kinds of metals, non-metals combined with each other to recover their physical properties or to cover their physical properties. We can say cover, not recover. Okay, so basically it is interesting to note that iron is a metal which is hardly used in pure state. It is used in the form of steel. जो मेटल आयरन है वो कभी भी आयरन एज सच आयरन ही यूज करते,
क्यों नहीं करते? क्योंकि एलॉय, क्योंकि आयरन जो है एक तरह से सॉफ्ट हो सकता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो सकती है, रस्टिंग की वजह से जो मेटल है वो खराब हो जाता है, इसीलिए आयरन का एलॉय बना देते हैं। और आयरन का एलॉय कैसे बनता है वो बता देती हूँ। स्टील होता है विच इज आयरन प्लस कार्बन, कार्बन के लिए CFe इज फॉर आयरन। तो आयरन का एलॉय क्या होता है? बेसिकली स्टील, और स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एलॉय होता है एनालगम। ये एलॉय होता है मर्क्यूरी का, ठीक है। ये एलॉय बनता है मर्क्यूरी का विद अदर मेटल्स। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अदर मेटल्स की। जो भी आगे हमें टॉपिक आएगा एलोट्रॉफी, एलॉयज के ऊपर, एलोट्रॉफी में वहाँ पे हम इसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपने एमेलगम्स पढ़ लिया, अब इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने मर्क्यूरी के साथ Na लगा दिया तो इट विल बी सोडियम एमेलगम, और अगर मैंने Na की जगह जिंक लगा दिया तो इट विल बी जिंक एमेलगम। मतलब कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूट ऐड करोगे तो उसका नेम आएगा, जरूरी नहीं है, बट इन दोनों के केस में आएगा नेम, ठीक है। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स भी कवर कर लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको सीधा इसमें से पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको वाई का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं मेटल्स की, जैसे उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं, राइट। तो अब हम नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स होते क्या हैं? So non-metals are those elements which do not conduct heat, electricity and are neither malleable nor ductile। कि मतलब ना तो हम उसको हैमर करके शीट्स में कर सकते हैं, और ना हम उससे जो वायर्स है वो ड्रॉन आउट कर सकते हैं। ड्रॉन आउट मतलब उसको खींच के ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और ना वो हीट कंडक्ट करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इसकी एक और डिफाइन हो सकती है, क्या हो सकती है? द एलिमेंट्स विच जनरली हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। मैंने आपको बताया था अगर 1 to 3 होंगे तो दे विल लूज, और जिनके पास 4 to 7 है तो दे विल गेन, ठीक है, अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, राइट। इसके बाद है कि कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो ये कुछ एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स की, राइट। और नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। ये अपना शेयर करते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि अपना ये ऑक्टेट पूरा कर सके। और ये क्या, अगर मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स थे तो ये क्या थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कार्बन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है, क्योंकि देखो आपको होता है, मैंने आपको बताया था स्टील का एलॉय भी कैसे बनता है, आयरन प्लस कार्बन, राइट। और जो हमारे कार्बन जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, ये सब हमारी बॉडी से भी रिलेटेड है, क्योंकि नॉन मेटल्स है ही ऐसे जो हमारी बॉडी से भी रिलेटेड होते हैं, राइट। और ऑक्सीजन भी क्या है? एक नॉन मेटल है, और वो तो बहुत ही क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि उसके बिना तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, राइट, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं, इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल्स। ठीक है कि मेटल्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। अब अगर हमारी लाइफ में एक ऑक्सीजन ना होती, अगर वैसे ऐसा कभी हो ना, बट ऑक्सीजन नहीं है, अभी सराउंडिंग्स में हमारे ऑक्सीजन नहीं है, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ एंड दे विल डाई ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या प्ले करते हैं, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और आप ये एग्जांपल्स भी दे सकते हो अगर क्वेश्चन आता है, हाउ डज नॉन मेटल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ, तो आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑफ द everything that we consume, proteins, carbohydrates, diet, DNA, RNA, we don't consume it but it is present in there,
ठीक है, ऑक्सीजन की दे सकते हो। अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। आपके पास यहाँ बुक्स में 7 प्रॉपर्टीज होंगी, आई हैव 9, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें। इसको जस्ट आपने नोट ही करना है एक तरह से, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट बहुत ही लो है। इसीलिए लो है क्योंकि इसमें कोई भी वाई वाला क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जस्ट पॉइंट्स गिवन है कि आप अगर ये चीज़ है तो ये चीज़, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके अंदर था कि क्यों, क्योंकि उसका एटम स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें इसमें से और लेट्स बिगिन। अच्छा, अब इसके हम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, नॉट गैशियस। दे कैन बी गैशियस एज वेल, ठीक है, गैशियस पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन ये इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, इनकी आप वो लिखोगे एक एक एग्जाम्पल। सॉलिड का कार्बन, लिक्विड में ब्रोमाइन, और गैसेस में गैशियस स्टेट या गैसेस में आप H2 लिख सकते हो और ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, O2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, दे आर नॉन डक्टाइल, अगर ये डक्टाइल और मैलिएबल होते, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सेकंड के लिए हम सोच रहे थे कि अगर ये डक्टाइल और मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते तो क्या होता है। अगर ये चॉक है, दिस इज अ नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि इसमें कोई मेटल प्रेजेंट ही नहीं है ना, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेटल, तो इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो अगर हम इसमें से अगर हम डक्टाइल और मैलिएबिलिटी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं इसको स्मैश करूंगी ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको खींचने की भी कोशिश करूंगी तब भी ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो बेसिकली ये शो ही नहीं करता ये प्रॉपर्टी दैट दे आर नॉन डक्टाइल एंड मैलिएबल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नॉन सोनोरस। ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कैसे? क्योंकि अगर मैंने ये चॉक, अगर के कोई और एग्जांपल ले लेते, अगर हम कोई वुड का पीस है, अगर हम उसको पैर मारें या कुछ भी उठा कर फेंक दे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड until or unless it is like floor, well furnished floor, तब तक तो वो साउंड करेगा। बट हम यहाँ पे जनरली एक वर्ड यूज करेंगे, जनरली। क्यों जनरली यूज करेंगे? क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे जनरली एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अब जैसे मेटल्स में मैंने आपको बताया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी। तो हम वहां लिखेंगे जनरली गुड कंडक्टर्स, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, दे आर नॉन लस्ट्रस, अब यहाँ पे जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। Lower MP than metals, में MP is metal melting point lower than metals, ठीक है। तो मेटल से क्या होता है, इनका कम होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मूविंग अहेड, अच्छा ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स। फिर इसके बाद है लो डेंसिटीज एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी ये ग्रेफाइट जो ये भी कार्बन से बना है, जो डायमंड है वो भी कार्बन से ही बना है, दोनों कार्बन के ही आगे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि बैड नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। इसके बाद
लो डेंसिटीज एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड की डेंसिटी हमें पता 2.42 होती है, अगर आपने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था 2.42 होती है उसकी डेंसिटी। तो इतना डेंसियर ये नॉन मेटल है, हालांकि जो नॉन मेटल्स होते थे यार ऑफ लो डेंसिटी। तो ये भी क्या आ जाएगी, एक एक्सेप्शन आ जाएगी, इसलिए हम जनरली वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नॉट वेरी रिएक्टिव, दे आर नॉट रिएक्टिव, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इतने रिएक्टिव नहीं होते, दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे अब कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, जो कि आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है। चलो इसके अच्छा एक और डिफरेंस वैसे है, मेटल्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है और नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो उसका थोड़ा सा इसमें गिवन है, लेकिन वो आपके नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आएगा, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ना बेसिकली आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इसके अंदर रिएक्शंस होंगी एंड दैट्स इट। सिर्फ रिएक्शंस ही होंगी, हमने इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है तो हमें आ भी जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये, तो वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरों को दे देते हैं तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो एलिमेंट्स जब चार्ज अपना दे देते हैं किसी को, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे एलिमेंट को, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, वो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। अब नॉन मेटल्स के ऑलरेडी 4 तक, तो 4 to 7 है, मतलब उन्हें 1 2 3 या 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो इसलिए उन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो बेसिकली हमने इसमें आयनाइजेशन पढ़ना है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देती हूँ एंड देन विल एंड दिस सेशन। तो हम इसकी एग्जांपल में लेंगे सोडियम ले रही हूँ मैं यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस E इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, इसको समझना है कि Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 2,8,1 KLMN शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2,8,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है जब वो किसी और को दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो डबलेट और ऑक्टेट है इसके दोनों वैलेंस शेल्स जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे पहले वाले, तो ये वाला एक रह जाएगा। ये अगर वो एक साइड पे कर दे अगर हम, तो ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा सोडियम। देखो अगर सोडियम के ऊपर, इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके ऊपर अभी नेगेटिव लगा है, क्यों नेगेटिव लगा है, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा था, अब वो उसने दे दिया, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और इसके साथ ही हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड दिस वीडियो, एंड बाय फॉर ऑल।